डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा फैक्ट्रीज एक्ट कवर करेंगे और साथ में हम सारे PYQs भी देखेंगे जो प्रीवियस आपके ईयर्स में आए हुए हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट का इन्फोर्समेंट कि ये कब इन्फोर्स हुआ था। 1 अप्रैल को हुआ था 1949 में। इसका एम क्या था? हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर देखना है वर्किंग सारे वर्कर्स का फैक्ट्रीज में, और साथ ही साथ उनका जो वर्किंग आवर्स है उसको भी रेगुलेट करना। सबसे पहले हमें फैक्ट्रीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि 2M में दी हुई है। इसकी जो डेफिनेशन है साथ में क्या मतलब क्या है। बेसिकली फैक्ट्रीज किसको हम बोलेंगे? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, 10 वर्कर्स और 20 वर्कर्स की। तो 10 और 20 वर्कर्स का क्या है? अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर तो हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे, लास्ट के 12 मंथ्स में हम देखते हैं। या फिर 20 और मोर वर्कर्स विदाउट एड ऑफ पावर, ठीक है, तो उसको हम फैक्ट्रीज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं वर्कर की। वर्कर की डेफिनेशन जो दी हुई है वो 2L में दी हुई है। तो वर्कर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी के थ्रू जो है एम्प्लॉय है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, उसको वेदर उसको जो कोई सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंक्लूड करते हैं लेकिन आर्म फोर्सेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। आर्म फोर्सेस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्यूपायर जो है उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है पूरी फैक्ट्री का, ठीक है। जो ऑक्यूपायर है उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ कोई कंपनी जो डायरेक्टर होता है उसको हम एज एन ऑक्यूपायर बोलते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनफोर्समेंट में कि एनफोर्समेंट कौन करता है। तो आपका एनफोर्समेंट बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वही आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है मोस्टली सारी चीज़ों में। कुछ चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है लेकिन मोस्टली आपका क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ फैक्ट्रीज को बनाती है और जिसकी फिर एक हायरार्की है। चीफ इंस्पेक्टर होगा, फिर आप उसके नीचे इंस्पेक्टर हो जाएगा, जॉइंट इंस्पेक्टर, इस टाइप की एक हायरार्की है पूरी की पूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। एडोलेसेंट कौन होता है? एडोलेसेंस वो होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 15 साल की एज अटेन कर ली है बट वो 18 ईयर से छोटा है, कम है, तो उसको हम एडोलेसेंट बोलेंगे। चाइल्ड जो कि 15 साल से कम है, और एडल्ट भी इसमें आप याद रखना, एडल्ट किसको बोलेंगे? जो कि 18 ईयर से अबव है। तो आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर याद रखना, ये पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन का। कभी भी अगर आपको कोई ऑक्यूपेशन का अगर आपको एक फैक्ट्री खोलनी है तो ऑक्यूपायर जो है वो आपको एक नोटिस देता है, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। कितने दिन का नोटिस होता है वो? 15 डेज़ का। ये याद रखना, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको 15 डेज़ का नोटिस देना होता है, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। अगर उसके बाद आपके आगे की प्रोसेस चलती है, फिर आपको फैक्ट्रीज कैसे खोलनी है, क्या उसका फिर प्रोसेसिंग होती है। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये कौन डिसाइड करती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसका जो ऑन साइट एक्शन प्लान होता है, इमरजेंसी प्लान, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं जो अंडर द एक्ट, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। तो इस सबसे पहले जो आपकी जो इसमें अथॉरिटीज़ आएगी वो आएगी आपकी इंस्पेक्टिंग स्टाफ और सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में। सबसे पहले हम चीफ इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। चीफ इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्या पावर होती है इसके? ये करती है कि पूरी की पूरी इंटायर स्टेट में इसकी पावर चलती है, एक्सरसाइज करता है, और ये हेड ऑफ द फैक्ट्री होता है एज एन इंस्पेक्टोरेट की कैपेसिटी में। फिर उसके बाद आपके एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर और डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर आते हैं जो असिस्ट करते हैं चीफ इंस्पेक्टर को। और इनके अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। इंस्पेक्टर की अगेन अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये लोकल लिमिट में एक जोग्राफिकल एरिया में जो उसको चीफ इंस्पेक्टर बताएगा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं डीएम। जो डीएम है वो भी आपकी अथॉरिटी, एक हैवी डीएम जो है एक्ट करता है एज अ एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एज एन इंस्पेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट। जो भी इसमें ऑफिसर्स या स्टाफ काम कर रहा होता है उन सबको हम पब्लिक सर्वेंट ही बोलेंगे एज पर दी IPC। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर की जो पावर है वो आपको सेक्शन 9 में दी गई है, ठीक है। अब उसका क्या है? वो कभी भी एंट्री कर सकता है लेकिन ऑब्वियसली आपको एक रीजनेबल टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है, अकॉम्पनीड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कि आपके गवर्नमेंट के असिस्टेंट और जो एक्सपर्ट्स हैं उसको वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन।
आप क्या करेगा, वो कभी भी आपको किसी भी प्राइमिसेस में आ सकता है, उसमें आपकी प्राइमिसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्लांट्स को, मशीनरी को, आर्टिकल्स को, इन सबको एग्जामिन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंक्वायरी। वो इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट या डेंजरस अक्रेंस, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट कुछ भी होता है तो उसकी वो कोई भी उसके रिगार्डिंग वो इंक्वायरी कर सकता है। वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, किसी भी चीज़ को सीज़ कर सकता है या कॉपी कर सकता है। सीज़ करेगा तो वो उसको 3 पार्ट्स में, कोई भी अगर वो चीज़ सीज़ करता है तो 3 पार्ट्स में उसको रखना पड़ता है। पहला वो आपके वहाँ आपको देगा, दूसरा वो एनालिसिस को देगा, गवर्नमेंट एनालिसिस को, और तीसरा वो कोर्ट में देगा। 3 सैंपल्स कलेक्ट करता है अगर कुछ सैंपल कोई सीज़ करता है तो इन केस, ठीक है। नेक्स्ट फिर डायरेक्शन देते हैं कि किसी भी चीज़ को छूना नहीं, सबको लीव ऐसी कैसी अनडिस्टर्ब छोड़ना है, और फिर वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको टेस्टिंग के लिए फिर आपको बाकी सारे आपकी उसको प्राइमिसेस को टेस्ट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ डेंजरस तो नहीं है, आपके वर्कर्स की सेफ्टी सही से है या नहीं, ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में। सर्टिफाइंग सर्जन जो है आपका, वो उसको भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और वो क्या करता है, ग्रांट करता है फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वो किसको आपका फिटनेस सर्टिफिकेट करता है, वो यंग पर्सन को करता है। यंग पर्सन, जिसमें आपके यंग पर्सन में कौन आता है, आपके एडोलेसेंट्स भी आते हैं और चिल्ड्रन भी आते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट ग्रांट करता है कि वो आपकी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या करता है, वो एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स भी करता है। पहले तो सर्टिफिकेट ग्रांट करता है किसको, यंग किसको, पर्सन्स को, जिसमें आपके एडोलेसेंट और चिल्ड्रन आते हैं। दूसरा वो एग्जामिनेशन कर सकता है वर्कर्स की, ठीक है, वो वर्कर्स देखेंगे कि वो जो कौन से वर्कर्स की जो कि हैजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर अदर डेंजरस ऑक्यूपेशन में एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा वो क्या कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं टू एक्सरसाइज मेडिकल सुपरविजन ओवर वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री वेयर द केस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड ड्यू टू दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से बहुत सारी इलनेस होती है, जैसे एस्बेस्टोस, सिलिकोसिस, तो ये सारी क्या होती है, लंग्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इनहेल करते हो तो उसमें आपको इनहेलेंट से, और समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को बहुत इरिटेट कर देते हैं। आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसको तो करते ही करते हैं आपके लंग्स को, जिसकी वजह से COPD टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर के बारे में। तो स्पेशल ऑफिसर जो है 40B में अपॉइंटेड है, याद रखना 40B, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं हमें कब अपॉइंट करते हैं, और एक वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर जो है 500 पर करते हैं, और सेफ्टी ऑफिसर जो है 1000 से ऊपर जो होते हैं तब हम अपॉइंट करते हैं। 1000 और कोई भी हैजार्डियस प्रोसेस होती है तो वहाँ पर हम सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके साइट अप्रेजल कमेटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइट अप्रेजल कमेटी में क्या होता है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे उन फैक्ट्रीज में जहाँ पे हैजार्डियस प्रोसेस का काम हो रहा होता है, ठीक है। तो और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो उसका चेयरमैन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हेल्थ प्रोविजंस के बारे में। हेल्थ प्रोविजन में सबसे पहले आपको क्लीनलीनेस की बात करेंगे। सेक्शन 11 में डिफाइंड है, जो भी आपकी फैक्ट्री है उसके फ्लोर्स और स्वीपिंग जो होगी वो डेली होगी। आपका वीकली सारे फ्लोर्स धुलेंगे। पीरियडिकली आपकी उसमें मतलब हर 5 साल में जो है उसकी पेंटिंग होगी, ठीक है, उसको दोबारा पेंट करेंगे। अगर वॉशेबल पेंट है तो एवरी 3 ईयर्स में उसको पेंट कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कि आपका जो वहाँ पे जो भी डिस्पोजल्स है, वेस्ट है, उसको कैसे करेंगे, उसके लिए इफेक्टिव एक ट्रीटमेंट और सेफ डिस्पोजल करेंगे कि हाँ जो भी आपका वो है उसको सेफली उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं कचरा फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं वेंटिलेशन और टेम्परेचर के बारे में। उसका जो वेंटिलेशन है वो एडिक्वेट होना चाहिए, सर्कुलेटिंग एयर होनी चाहिए, और एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करना होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना कौन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट गाइडेंस फिक्स करती है, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसको ऊपर नीचे कर सकता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो उसको कर सकता है। बात करते हैं फिर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ये भी जो है इसकी लिमिट भी कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन द फैक्ट्रीज। फिर बात करते हैं ओवर क्राउडिंग। आपको एक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्पेस दी हुई है कि हर एक वर्कर को 14.2 क्यूबिक मीटर की स्पेस मिलनी चाहिए। इससे पहले ये 9.2 या 9.3 समथिंग थी, लेकिन अब इसको 14.2 कर दिया है। ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे भी आपके वर्कर्स हैं वहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर एक मैंडेटरी प्रोसीजर है कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराना ही कराना होगा। लेकिन अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। 250 से ज़्यादा वर्कर्स है तो आपको कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो भी आपके यूरिनल्स और ड्रिंकिंग वाटर की जगह है उसके बीच में एटलीस्ट 6 मीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लेटरिन और यूरिनल्स के बारे में। लेटरिन और यूरिनल्स में क्या होता है आपका, बेसिकली आपकी सेपरेट स्क्रीन लगी होती है, सेपरेट स्क्रीन होनी चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए, मेल और फीमेल्स के अलग वॉशरूम होने चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं
इन केस अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पे ग्लेज टाइल होनी चाहिए अप टू 90 सेंटीमीटर्स तक, मतलब आपके वॉशरूम में 90 सेंटीमीटर्स तक की टाइल्स लगी होनी चाहिए, ग्लेज टाइल्स, और जिसको जो है आपकी हमेशा क्लीनिंग होनी चाहिए एवरी 7 डे, ठीक है, विथ सुटेबल डिटर्जेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट या फिर दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिटून्स की। स्पिटून्स मतलब यहाँ पे आप थूकोगे तो आपकी कन्वीनियंट प्लेस पे जगह जगह आपके स्पिटून्स बने होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में। सेफ्टी प्रोविजंस में आपके जहाँ पे भी मशीनरीज लगी हुई है जो कि बहुत हैवी मशीनरीज है, जिससे आपको मतलब कोई भी वर्किंग है, मूविंग है, ठीक है, ऐसी कोई मशीनरी है जहाँ पे मूविंग का काम ज़्यादा हो रहा है या ट्रांसमिशन मशीनरी है, तो वहाँ पे फेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी को भी चोट ना पहुँचे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप कोई वर्कर जो है मशीनरी पे काम कर रहा है जो कि मोशन में है, तो वो एक हमेशा कौन होना चाहिए, अडल्ट मेल ट्रेन होना चाहिए, ठीक है, और उसने क्या पहनना चाहिए, टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहनना चाहिए, ताकि कोई भी समटाइम्स क्या होता है कि आपका कोई कपड़े का पार्ट उसके अंदर आ गया तो आप एक एक्सीडेंट को इन्वाइट कर सकते हो, तो इस चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा टाइट फिटिंग क्लोथ्स के लिए बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि ऐसे वुमेन्स और उसको जो है वो ऑक्यूपायर जो है आपके जो फैक्ट्रीज़ में ऐसी जगह पे वुमेन्स और चिल्ड्रंस या एडोलेसेंट्स को एम्प्लॉय नहीं करना जहाँ पे कॉटन ओपनर्स रहते हैं, मतलब ऐसी कोई हैवी मशीनरीज वगैरह रहती है, वहाँ पे उनको प्रोहिबिट करते हैं कि वहाँ पे उनको एम्प्लॉय नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में। जो आपकी लिफ्ट होनी चाहिए वो अच्छी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के लिए होनी चाहिए, साउंड मटीरियल होनी चाहिए, एडुकेटली टेस्टेड होनी चाहिए कि ताकि कोई भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सके। फिर बात करते हैं मैक्सिमम वेट लिफ्टिंग, जो इसको डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर कितना आपको देती है, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, अलग अलग है मेन और वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया था कि 1000 के ऊपर अगर होगा तो आपके सेफ्टी ऑफिसर और 500 के तक होगा तो वेलफेयर ऑफिसर हम अपॉइंट करते हैं। अगर कोई आपका एक्सीडेंट होता है तो उसका नोटिस कौन देता है, मैनेजर करता है, ठीक है, तो मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट एंड डेंजरस अकरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है, कौन करेगा, लेकिन मैनेजर करेगा, याद रखना। हैजार्डस प्रोसेसेस में आपकी जैसे भोपाल ये जो है लास्ट में बाद में प्रोवाइड कराया गया जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता ही है 1987 में इसको अमेंड करके लाया गया कि एक साइट अप्रेजल कमेटी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेलफेयर प्रोविजन के बारे में। वेलफेयर प्रोविजन में क्या है, आपकी वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि एडवोकेट होनी चाहिए, सारे वर्कर्स के लिए होनी चाहिए, और मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग होनी चाहिए। फर्स्ट एड एप्लीकेशन जहाँ पे भी 150 लोगों के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। एम्बुलेंस 500 से लोग ज़्यादा है तो आपके लिए एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास जितने भी आपके शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम्स हैं 150 से अगर ज़्यादा है तो आपको ये सब प्रोवाइड कराना होगा। कैंटीन्स में 250 से ज़्यादा प्रोवाइड करने का, और उसका मेन्यू और प्राइस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर 30 वुमेन्स है या मोर तो उसके लिए क्रचेस भी वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेलफेयर ऑफिसर मैंने आपको बता चुकी हूँ 500 से ऊपर। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स एंड लीव्स के बारे में कि आपको कितना वर्किंग आवर्स होगा, और लीव के बारे में। आपको वीकली आवर्स है, आप एक हफ्ते में 48 आवर्स तक काम कर सकते हो। डेली आप 9 घंटे तक कर सकते हो। अगर रेस्ट इंटरवल है 5 घंटे के बाद आधे घंटे का इंटरवल मिलना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्प्रेड ओवर, सब कुछ मिला गए ओवर टाइम वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद आप मैक्सिमम जो है 10.5 का वर्क जो है आपको स्प्रेड ओवर मिलता है। अगर आपको ओवर टाइम दे रहे हैं तो ओवर टाइम में आपको क्या होगा, ओवर टाइम में आपको डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। और वीकली हॉलीडे, आपको जो वीकली हॉलीडे है संडे को यूजली आपको एक वीकली हॉलीडे मिलेगी। और एनुअल लीव्स कितनी मिलेगी, अगर आप एक अडल्ट हो तो एवरी 20 डेज़ पर, अगर आपने 240 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं तो एवरी 20 डेज़ पर आपको एक मिलेगी। और अगर आप यंग पर्सन हो, मतलब आप चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट हो, तो आपको 15 डेज़ पर एक मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग एंड वुमेन के लिए, यंग पर्सन एंड वुमेन के लिए क्या है। तो चाइल्ड लेबर में अगर आप बिलो 14 ईयर्स के हो तो आप प्रोहिबिटेड हो, आप 14 ईयर्स से लोगों को तो रख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आज फॉर चिल्ड्रन 14 to 18 ईयर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे 14 to 8 में एडोलेसेंस को, तो उनकी जो लिमिट है वो है क्या है 4.5 आवर्स पर डे, ठीक है, विद द स्प्रेड नॉट एक्सीड। अगर हम उसको स्प्रेड आउट भी करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे, ओवर टाइम भी, तो 5 घंटे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो काम नहीं कर सकती है। लेकिन अभी अब जो नया वॉश एक्ट आया है उसमें वुमेन्स के लिए विद द कंसेंट एंड सेफ्टी वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पेक्टर और जुडिशियल पावर के ऊपर। जो आपकी जो इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी है वो एंटर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, चीज़ कर सकता है, तो सबके पास ही होती है। एज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है उसके पास। लिमिट है वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है और ना ही किसी को पर्सन को रिमूव कर सकता है फ्रॉम द जॉब।
ठीक है। फिर आप बात करते हैं जो भी आपके आप उसको जो है आपकी जो है सारी एंट्रीज को प्रिजर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर को मेंटेन करना है। 3 साल तक आपको मेंटेन करना होता है, लास्ट एंट्री जब होती है तो 3 साल से, ठीक है। कंपनसेशन फॉर अनपेड वेज, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी या वेजेस नहीं देता है तो गवर्नमेंट जो है उससे जो रिकवर कर सकती है अनपेड अमाउंट, ठीक है, वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा विद कंपनसेशन लगा सकती है। और इसकी अपील कितने, अगर हमें किसी को अगर इसकी अपील हमें करनी हो तो कहाँ कर सकते हैं, अपील जो है कितने दिन में कर सकते हैं, 30 डेज़ में कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, वो इंक्वायरी कमेटी बना सकती है और इस एक्ट में कोई भी चेंजेस करने हो तो वो भी कर सकती है। जो पावर टू टेक सैंपल जो है 91 में दिया हुआ है और उसको 3 सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक सैंपल वो वहाँ के इंसान को देगा, जो भी वहाँ पे आपको उस टाइम पे जो भी प्रेजेंट होगा उसको देगा, या मैनेजर हो या ऑक्यूपायर हो या वो एवर भी प्रेजेंट एट देगा वहाँ पर देगा, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को, एक कोर्ट को देगा, ठीक है। आपके इसमें 3 शेड्यूल्स मेंशन है। पहला शेड्यूल बात करता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डियस प्रोसेस, वो दिया हुआ है। दूसरा परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन अ वर्क एनवायरनमेंट, और तीसरा लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिसीजेज। तो आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेड्यूल 1, 2, 3 किस बारे में बात करते हैं। तो हम सारे एक बार ये हमने पूरा का पूरा एक्ट पढ़ लिया, तो एक बार हम इसको PYQs देख लेते हैं। आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं PYQs। तो फैक्ट्रीज एक्ट कब हुआ था कमेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर अ प्रेमिसेस टू बी डिफाइंड एज अ फैक्ट्री अंडर सेक्शन 2M ऑफ द एक्ट वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विदाउट एड ऑफ पावर, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इज, कितना होगा आपका फैक्ट्रीज है। अब यहाँ पे देखो लिखो विदाउट एड ऑफ पावर, तो इसमें आपका जो हैच है ये है विदाउट एड ऑफ पावर। तो मैंने क्या कहा था, विदाउट एड ऑफ पावर कितना होना चाहिए, 20 और मोर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा C आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में एम्बुलेंस रूम कितने पे होना चाहिए, मैंने कहा था ना 500 और मोर पर, 500 और मोर पर एम्बुलेंस रूम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रच, बहुत ईजी है, 30 पे मैंने बताया था, 30 और मोर पे होना चाहिए। फिर बात करते हैं एन एडल्ट वर्कर कांट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन मैक्सिमम of how many continuous hour before giving a rest interval of at least 30 minutes। एडल्ट वर्कर की बात करें तो 5 घंटे का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा B, 5 hours। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, क्या होगा, ट्वाइस होगा, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि ट्वाइस होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट बात करते हैं द मिनिमम प्रिस्क्राइब स्पेस रिक्वायरमेंट, मैंने कहा था आप कितना हो गया 14.2, पहले क्या था 9 के आसपास था, ठीक है। एग्जैक्ट कितना था, 9.2 था या 3 था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर के बारे में, कि वेलफेयर ऑफिसर जो है कितने वर्कर्स पे, मैंने आपको 2 बताए थे, एक होता है सेफ्टी ऑफिसर, एक होता है वेलफेयर ऑफिसर। जो वेलफेयर ऑफिसर होता है वो 500 के ऊपर होता है और जो आपका सेफ्टी ऑफिसर है वो 1000 के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, वेलफेयर ऑफिसर, तो इसमें आ जाएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वुमेन इन फैक्ट्री जनरली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द नाइट, कितने से कितने, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है, ऑक्यूपायर के पास। सबसे फर्स्ट लाइन में मैंने आपको पढ़ाई दी है कि फर्स्ट लाइन में मैंने बताया था कि अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है, ऑक्यूपायर के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट है द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग अ कूलिंग वाटर फैसिलिटी, कूलिंग वाटर, मैंने कहा था आपको, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जनरली आपको जो सबके ये एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल, मतलब आपको इस पर कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब आपको सारे के सारे जितने भी, अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय, 40 एम्प्लॉय, 50 है, वॉट एवर द अमाउंट में भी, तो आपको कूलिंग वाटर तो प्रोवाइड, आपको वाटर फैसिलिटी तो प्रोवाइड करानी ही है। लेकिन अगर आपके पास 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको कूलिंग वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर द फैक्ट्री एंड इट्स ओवरऑल कॉम्प्लाइंस। तो किसको देते हैं हम, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द सबमिशन करेगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ग्रांट ऑफ, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्ट्री जिसमें 1000 से ज़्यादा वर्कर है ऑर्डनरी, तो ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन है सेफ्टी ऑफिसर का, तो कौन से, मैंने आपको बताया था 40B, याद रखना इसमें आंसर, मैंने इसको बाई चांस आपको प्रोवाइड करा दिया है 40B। द टोटल पीरियड ऑफ स्प्रेड ओवर कितना होगा एक अडल्ट के लिए, 10.5 hours। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड सुटेबल शेल्टर फॉर, कितना, अगर आपके पास 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आपको उन्हें एक एडिक्वेट शेल्टर रूम, रेस्ट रूम, लंच रूम, ये सब कुछ प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 150, ए हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करते हैं, मैंने भी बताया था लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेज के बारे में।
फिर अब बात करते हैं ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ रिटन नोटिस टू अ ऑक्यूपेंसी टू चीफ इंस्पेक्टर एटलीस्ट हाउ मेनी बिफोर 15 डेज का नोटिस देना होता है। मैंने आपको नोटिस पीरियड कितना होता है 15 डेज का। अंडर द रूल्स ऑफ एनुअल लीव्स विद द वेजेस ऑफ फॉर एन अडल्ट वर्कर हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंटाइटल्ड द वर्कर्स टू 1 डे ऑफ पेड लीव्स। कितनी होती है अडल्ट वर्कर को, कितनी मिलती है 20 दिन पर एक, और इसको चिल्ड्रन को या एडोलेसेंट्स को कितनी मिलती है 15 डेज पर एक। तो यहाँ पे कुछ है अडल्ट के बारे में, तो कितनी हो जाएगी 20 डेज पर एक, तो आंसर हो जाएगा B20। नेक्स्ट बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ द एक्ट मैंडेट्स ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मैंने आपको बताया था 21 में, आपको मैंने बताया था फेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि सेफ्टी को ताकि कोई एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सके। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन्स जो है प्राइमरली क्या सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो किसको इशू करते हैं, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपका फैक्ट्रीज एक्ट कर दिया है कंप्लीट। तो मैं कोशिश करूँगी आज 2 से 3 एक्ट्स और कवर कर दूँ आपके, और बाकी की जो रिमेनिंग है मैं कल लेकर आ जाऊँगी। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।